अब ये मालूम करना था कि जॉन फ्रॉस्ट किस मुल्क के लिए काम कर रहा है, और ये आसानी से मालूम नहीं हो सकता था। मार्था की सोच ने बताया था कि वो योगा का माहिर है। ऐसी सूरत में उसके दिमाग को कमज़ोर बनाना लाजमी था। सोनिया इसी मकसद के लिए मार्था के बंगले में आई थी। बंगले के इहाते में रात को 2 खूंखार कुत्ते खुले छोड़ दिए जाते थे। जिस वक्त सोनिया इहाते में पहुंची उस वक्त कुत्ते बंधे हुए थे। मार्था को जॉन फ्रॉस्ट का इंतजार था। उसके आने के बाद कुत्तों की जंजीरें खोली जाती थीं। सुल्ताना ने कहा, सिस्टर, मैं मार्था के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमा रही हूं, आप चली आए। सोनिया पिछला गेट खोलकर इहाते में आ गई। मार्था बंगले के अंदर थी। आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई लॉन में पहुंची। सोनिया उसके करीब आई। मार्था ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। सोनिया ने अपनी उंगली से वो मखसूस अंगूठी उतारी जिसमें एक मेडिकेटेड नन्ही सी सुई पोशीदा रहती थी, जो अपने शिकार के बदन पर हल्का सा दबाव डालने के बाद बाहर निकलकर बेवस्त हो जाती थी और शिकार को चश्मे ज़दन में दिमागी तौर पर कमज़ोर बना देती थी। सोनिया ने वो अंगूठी उतारकर मार्था को पहना दी, फिर वहां से चलती हुई इहाते के बाहर आ गई। उसके बाद कार में बैठकर जाने लगी। 1 मिनट बाद सुल्ताना आई। सोनिया ने पूछा, क्या हुआ? उसने जवाब दिया, मार्था एक एजी चेयर पर आंखें बंद किए बैठी थी। मैं उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर लॉन में लाई थी। जब आपने अंगूठी पहना दी तो मैं उसे वापस ले गई। उसी इजी चेयर पर बिठाकर उसकी आंखें बंद करा दी। दिमाग को आज़ाद छोड़ने के बाद उसने आंखें खोलकर देखा। उसे यूं लगा जैसे थोड़ी देर के लिए गुनूद की तारी हो गई थी। अब वो फिर लॉन में आ गई है। जॉन फ्रॉस्ट का इंतज़ार कर रही है। फिर तो तुम्हें भी इंतज़ार करना होगा। जी हाँ, करूँगी, आपके पास रहूँगी। इंतज़ार तवील हो तो नाक में दम कर देगा। कौन? फिर वो मतलब समझ कर बोली, आप बड़ी वो हैं। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि सलमान बड़े सब्र वाले हैं। तुम्हें सब्र का फल समझ कर सकते हैं। वो दोनों हंसने लगीं। सोनिया ने अपनी रिहाइशगाह में पहुंचकर कहा, जाओ और मार्था की खबर लो। वो मार्था के पास आ गई। जॉन फ्रॉस्ट आ गया था। अगले पिछले गेट को मुकफ़िल करने के बाद कुत्तों की जंजीरें खोलने लगा था। मार्था ने पूछा, पहले गुस्ल करोगे या कुछ खाओगे? अगर गुस्ल का बहाना बन जाए तो गुस्ल कर लूँगा। वह हंसते हुए बोली, बदमाश कहीं के। वो हंसती हुई बेडरूम में जाने लगी। सुल्ताना ने कहा, सिस्टर, हम बाज़ औक़ात ख्यालखानी करते हुए मुश्किल में पड़ जाते हैं। अब क्या हुआ? होगा क्या, वो दोनों ख्वाबगाह में जा रहे हैं। मुझे ऐसे वक्त बड़ी कोफ्त होती है, और ये मार्था तो बड़ी ही बेशरम है। तुम्हें उसकी बेशर्मी से क्या लेना है? मौका पाते ही अपना काम करो और चली आओ। ज़्यादा बाउली हो रही हो तो नाक में दम करने वाले को बुला लो। वो तौबा तौबा करती हुई सोनिया के दिमाग से भागी, फिर मार्था के पास आ गई। वो जॉन फ्रॉस्ट की गर्दन में बाहें डालकर कह रही थी, हमारा बेटा सो रहा है, कहीं आंख ना खुल जाए। जॉन ने कहा, मैंने बेटे के कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया है। आंख खुलेगी तो वो अचानक यहाँ नहीं आ सकेगा। सुल्ताना ने देखा, यह अच्छा मौका है। मार्था गले का हार बनी हुई थी। ऐसी हालत में उसके दोनों हाथ जॉन फ्रॉस्ट की पुश्त पर आ गए थे। इससे पहले कि बेहयाई आगे बढ़ती, सुल्ताना उसकी अंगूठी वाली उंगली जॉन की गर्दन पर ले आई। गर्दन की जिल्द पर अंगूठी का दबाव डाला। इसके साथ ही नन्ही सी सुई निकलकर गर्दन में पेवस्त हो गई। जॉन ने सिसक कर कहा, ओह, ये गर्दन में। वो आगे कुछ न कह सका। कमजोरी के बाइस जबान लड़खड़ा गई। सर बुरी तरह चकरा रहा था। वो मार्था पर लद गया। उसने पूछा, जॉन, आर यू ऑल राइट? वो कुछ नहीं बोल रहा था। बिस्तर करीब ही था। मार्था ने बड़ी मुश्किल से बिस्तर तक उसे लाकर लिटाया। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। मार्था ने कहा, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। वो तेजी से चलती हुई ड्राइंग रूम में आ गई। फिर जैसे ही टेलीफोन का रिसीवर उठाकर नंबर डायल करना चाहा, सुल्ताना ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। वो चंद सेकंड तक कान से रिसीवर लगाए खड़ी रही। फिर उसके दिमाग को आज़ाद छोड़ते हुए उसकी ज़बान से कहा, शुक्रिया डॉक्टर, आप जल्द आने की कोशिश करें। उसने रिसीवर रख दिया। फिर जॉन फ्रॉस्ट के पास आकर बोली, डॉक्टर बहुत मसरूफ़ है, उसने जल्द ही आने का वादा किया है। सुल्ताना ने सलमान के पास आकर कहा, मेरे दिमाग में आओ, मेरे ज़रिए जॉन फ्रॉस्ट के दिमाग में पहुंचो और उसकी पूरी हिस्ट्री मालूम करके सिस्टर को बताओ। मैं मार्था को कंट्रोल कर रही हूँ। सलमान उसके ज़रिए जॉन के दिमाग में पहुंच गया। फिर वो चंद सेकंड तक उसकी सोच पड़ते ही हैरत से उछल पड़ा। सोनिया के पास आकर बोला, सिस्टर, कमाल हो गया है। वो जॉन फ्रॉस्ट दरअसल उन 5 गोल्डन ब्रेन में से एक है। सोनिया ने कहा, खुदा का शुक्र है तंजीम वाले मुल्क पहुंचते ही बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। फरहाद को फौरन बुलाओ। सलमान ने मेरे दिमाग में आकर कहा, आपकी पेशी है, सिस्टर के पास जाएं, फौरन, अभी। मैं सोनिया के पास आ गया। उसने कहा,
मार्था का शौहर जॉन फ्रॉस्ट दरअसल एक गोल्डन ब्रेन है। उसके दिमाग को कमज़ोर बनाया गया है। तुम उसके पास जाओ और सलमान को गाइड करते रहो कि किस तरह उस गोल्डन ब्रेन को काबू में रखना है। सोनिया ऐसे वक्त सिर्फ मुझ पर भरोसा करती थी। सुल्ताना या सलमान की किसी भूल चूक से इतनी बड़ी कामयाबी नाकामी में बदल सकती थी। मैं सलमान के साथ पहले गोल्डन ब्रेन के ब्रेन में पहुंचा। वो इंतहाई कमज़ोरी के बावजूद सोच रहा था। किसी टेलीपैथी जानने वाले ने मुझे कमज़ोर बनाया है और वो अभी मेरे असल किरदार को पढ़ रहा होगा। उसने दीदे घुमाकर मार्था को देखा। वो 7 बरस से उसके साथ अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रहा था। 6 बरस का एक बेटा भी था। आज तक उसने अपनी बीवी को अपनी हकीकत नहीं बताई थी, ताहम उसे दस्ते रास बनाकर उससे अहम काम लेता रहता था और शौहर बनकर गोल्डन ब्रेन्स के मुताल्लिक पूछता रहता था। ये यकीन करता रहता था कि मार्था वफादार है, कभी गोल्डन ब्रेन्स के मुताल्लिक कुछ नहीं बताएगी। अब वो मजबूर हो गया था। मार्था के ज़रिए ही बाकी गोल्डन ब्रेन्स को पेश आने वाले ख़तरे से आगाह कर सकता था। ये सोचते हुए उसने दीदे घुमाकर उसे देखा। वो कहने लगी, कुछ कहना चाहते हो? बोलो जान, क्या बात है? मैंने उसके अंदर तवानाई पैदा की। वो ज़बान से बोलने के काबिल हुआ तो मैंने उसकी ज़बान से उसी के लहजे में कहा, डार्लिंग मार्था, परेशानी की बात नहीं है। मुझे नींद आ रही है। अगर सो जाऊं तो सुबह से पहले न जगाना। वो सर को सहलाते हुए बोली, हाँ, आराम से सोकर उठोगे तो तबीयत बहाल हो जाएगी। सो जाओ। उसने आंखें बंद कर लीं। मैंने सलमान से पूछा, तुम बाप कब तक बनोगे? वो हैरानी से बोला, यहाँ इस सवाल की क्या तुक है? मौजूदा मामले से मेरा सवाल का गहरा ताल्लुक़ है। सोनिया ने कहा है कि मैं तुम्हें गाइड करता रहूं। आप जैसा गाइड मुझे महंगा पड़ेगा। फराद भाई, आपकी बातें पहले तो समझ में नहीं आती, बाद में हम मियाँ बीवी लड़ पड़ते हैं। अगर तुम चाहते हो कि सुल्ताना से लड़ाई ना हो और मैं तुम्हारे बाप बनने के मुताल्लिक उससे सवाल ना करूं, तो तुम मेरे सवाल का जवाब दे दो। सलमान ने कहा, जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। आपसे खुदा बचाए, मैं सिस्टर के पास जा रहा हूं। उसने सोनिया की तरफ जाने के लिए ख्यालखानी की परवास की। मैंने सुल्ताना के पास आकर कहा, फ़ौरन सोनिया के पास आओ। वो फ़ौरन वहां आ गई। मैं भी आ गया। सलमान सोनिया से कह रहा था, आपने मुझे फरहाद भाई के साथ क्यों लगाया है? वो हमारी खोपड़ी घुमा देते हैं। सोनिया ने पूछा, बात क्या है आखिर? सलमान से पहले मैं बोल पड़ा, बात कुछ नहीं है। मैंने सलमान से कहा कि उस गोल्डन ब्रेन ने आंखें बंद कर ली हैं, तुम उसे टेलीपैथी की लोरी सुनाकर सुला दो। इस पर यह हज़रत सलमान साहिब फरमाते हैं कि सुल्ताना ने उन्हें कसम दी है कि ये सिर्फ अपने होने वाले बच्चे को लोरी सुनाएंगे। सुल्ताना ने कहा, तौबा तौबा सलमान, मैंने कब कसम दी है? वो कहने लगा, अरे ये फरहाद भाई अव्वल दर्जे के झूठे हैं। मैंने पूछा, क्या ये भी झूठ है कि तुमने और सुल्ताना ने होने वाले बच्चे की बात हम सबसे छुपाई है? वो कहने लगा, हाँ, ये बिल्कुल झूठ है। उसकी बात पूरी होते ही सुल्ताना ने बेख्तियार ऊक की आवाज़ निकाली। साफ जाहिर था कि उपकाई आ रही है। वो फ़ौरन ही सोनिया के दिमाग से भाग गई। सोनिया ने हैरानी से पूछा, सलमान, ये क्या हो रहा है? सिस्टर, खुदा की कसम मैं खुद हैरान हूँ। ये फरहाद भाई या तो नंबरी शैतान है या फिर वलीउल्लाह हैं। जिस बात से शौहर बेखबर था वो उन्हें मालूम थी। मैंने कहा, मेरी एक पेशगोई और सुन लो। सुल्ताना माँ बनने से इनकार करेगी, तुमसे बहाने करेगी कि उसके पाँव भारी नहीं है, फिर तुमसे छुपा कर बच्चे को ज़ाया करेगी। फरहाद भाई, खुदा के लिए ऐसी भयानक बातें ना करें। अब मैं ज़बान बंद रखूँगा, लेकिन जो कह चुका हूँ वो सच्चाई ज़रूर सामने आएगी। वो कहने लगा, सिस्टर, मैं अभी आता हूँ। वो चला गया। सोनिया ने मुझसे कहा, ये क्या हरकतें हैं? खूबी किस्मत से गोल्डन ब्रेन हाथ आया है। तुम लोग वहाँ मौजूद नहीं रहोगे तो वो अपने बचाव की तदबीर कर लेगा, दूसरे गोल्डन ब्रेन्स को ख़तरे से आगाह कर देगा। मैंने कहा, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो ये मामला मेरे हाथों में क्यों दिया है? मैं मुतमईन होकर आया हूँ। मार्था और गोल्डन ब्रेन मेरी मुट्ठी से नहीं निकलेंगे। ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि सुल्ताना माँ बनने वाली है? मुझे क्या मालूम? ये तो सुल्ताना को भी नहीं मालूम। असल किस्सा यह है कि सुल्ताना नफासत पसंद है। ज़रा भी गंदगी हो तो उसे कराहियत महसूस होती है। मैं चंद सेकंड्स के लिए सलमान का लहजा इख्तियार करके उसके दिमाग में गया और ये तसव्वुर पेश किया कि वो एक जिंदा छुपकली को चबा रही है। इसके साथ ही उसे उपकाई आने लगी। सोनिया ने हंसते हुए कहा, फरहाद, तुम पक्के शैतान हो। अब वो इनकार करेगी कि माँ नहीं बन रही है तो सलमान को तुम्हारी पेशगोई याद आ जाएगी और वो सुल्ताना का सच तस्लीम नहीं करेगा। वो फिर हंसने लगी। मैं गोल्डन ब्रेन के पास चला गया। वो कमज़ोरी के बायस सो गया था।
मार्था एक सोफे से उठकर अपने शौहर के पास आई और उसके पास लेट गई। मैंने आधे मिनट के अंदर ही उसे सुला दिया। फिर गोल्डन ब्रेन के पास आकर उसे अपना मामूल बनाने का अमल करने लगा। उस गोल्डन ब्रेन का असल नाम स्टीफन रॉबिन था। वैसे किसी भी गोल्डन ब्रेन को अपना असली नाम इस्तेमाल करने की कहीं ज़रूरत पेश नहीं आती थी। उनमें से 3 गोल्डन ब्रेन्स फर्जी नाम के साथ आम हालात में अज़दवाजी और घरेलू ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो तीनों एक दूसरे का नाम, पता और फ़ोन नंबर जानते थे, लेकिन बाकी 2 गोल्डन ब्रेन्स बहुत पुरस्कार थे। ना उन्होंने शादियां की, ना बच्चे पैदा किए। उन्होंने 3 गोल्डन ब्रेन्स को अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर नहीं बताया था। जब अहम मीटिंग की बात होती तो वो तीनों गोल्डन ब्रेन्स उनके फ़ोन के ज़रिए या ट्रांसमीटर पर कॉल करते थे। गोया वो पुरस्कार गोल्डन ब्रेन्स अहम थे। उन्होंने बाकी 3 को मुंतखब किया था और उन्हें गोल्डन ब्रेन्स का ओहदा दिया था। मैंने जॉन फ्रॉस्ट को पूरी तरह अपना मामूल और ताबेदार बनाकर ये मालूमात हासिल की। अज़दवाजी घरेलू ज़िंदगी गुजारने वाले बकिया 2 गोल्डन ब्रेन्स के नाम, पते, फ़ोन नंबर और ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी और कोड वर्ड्स नोट किए। उनके बीवी बच्चों के मुताल्लिक तफसीली मालूमात हासिल की। फिर उसे हुक्म दिया, स्टीफन रॉबिन उर्फ जॉन फ्रॉस्ट, तुम ये भूल जाओ कि मार्था ने तुम्हारी गर्दन में सुई चुभोई थी और तुम दिमागी कमज़ोरी में मुब्तला हो गए थे। उसने मामूल और महकूम की हैसियत से कहा, मैं मेडिकेटेड सुई और दिमागी कमज़ोरी के मुताल्लिक सब कुछ भूल जाऊंगा। तुम कभी शुबा नहीं करोगे कि तुम पर तनवीमी अमल किया गया है और कोई टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारे दिमाग में आता जाता है। उसने मेरी बातों को दोहराकर उन पर कायम रहने का वादा किया। मैंने कहा, मैं तुम्हारा आमिल हूँ। तुम मेरी आवाज़ और लहजे को और सोच की लहरों को महसूस नहीं करोगे। मैं तुम्हारी सोच के ज़रिए जो अहकामात दूंगा उनकी तामील करते रहोगे। मैंने आखिर में कहा, मैं जब भी ज़रूरी समझूंगा तुम्हारे दिमाग में नए सिरे से तनवीमी अमल करूंगा और तुम राज़ी खुशी मामूल बनोगे। उसने हर वक्त मामूल बनकर रहने का वादा किया। फिर मैंने उसे सुबह तक तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया। सोनिया के पास आकर तमाम बातें बताईं। उसने बाकी 2 गोल्डन ब्रेन्स के नाम, पते वगैरह जहन नशीन करने के बाद कहा, इंशाअल्लाह हम 2 पुरस्कार गोल्डन ब्रेन्स की हकीकत भी मालूम कर लेंगे और जिन 2 गोल्डन ब्रेन्स की बीवियां हैं वो आम घरेलू औरतें हैं। वो ना तो योगा की माहिर हैं और ना ही किसी सरकारी शोबे से उनका ताल्लुक़ है। मैं मार्था की तरह उन 2 औरतों के ज़रिए भी उनके शौहरों को दिमागी कमज़ोरी में मुब्तला कराऊंगी। तुम अपने तौर पर जो भी करो, मुझे जाने दो। जाओ, मगर लैला को मेरे हवाले कर दो। वो एक गोल्डन ब्रेन की बीवी के पास आसाबी कमज़ोरी की दवा पहुंचाएगी, दूसरी के पास मैं पहुंचाऊंगी। इसका मतलब है वो तुम्हारे साथ सुबह तक मसरूफ़ रहेगी। सुबह तक क्यों? अगर वो 2-4 रोज़ मेरे साथ रहे तो तुम्हारी बूढ़ी जवानी उदास हो जाएगी। ये तो तुम जल कर कह रही हो, वरना आईना देखो, तुम 20 बरस की लगती हो, अभी तक जवान हो। फिर मैं कैसे बूढ़ा हो सकता हूँ? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि लैला तुम्हारे पास जाए और तुम मेरे पास आ जाओ? बकवास मत करो, मैं कई बार समझा चुकी हूँ। मुझसे ऐसी छिचोरी बातें न किया करो। जाओ यहाँ से, वरना सांस रोक कर भगाऊंगी तो अपनी तौहीन समझोगे। महबूबा अपने कूचे से भगाए तो उसमें भी रोमांस होता है। उसने सांस रोक ली। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। लैला किचन में थी। मैं उसके पास आया। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, मुझे तुम्हारे हाथों का पकवान बहुत पसंद है, मगर आइंदा कुछ रोज़ तक तुम्हारे हाथों की लज्जत से महरूम रहूँगा। ये आप क्या कह रहे हैं? क्या मुझे छोड़कर कहीं जा रहे हैं? मैं नहीं, तुम जा रही हो। सोनिया ने तुम्हें बुलाया है। वो हंसते हुए बोली, आपने मुझे डरा ही दिया। सिस्टर तो इसी शहर में है, उन्होंने ख्यालखानी के ज़रिए बुलाया होगा। नहीं, वो तुम्हें कुछ रोज़ अपने साथ रखना चाहती है। लैला उदास होकर मुझे तकने लगी। मैंने कहा, तुम जानती हो मैं खुद सर और खुद मुख्तार होकर भी सोनिया की बात नहीं टालता। उसकी हर बात के पीछे कोई गहरा मकसद होता है। वैसे तुम मेरी खुद सरी देखना चाहो तो मैं तुम्हें उसके पास भेजने से इनकार कर दूंगा। वो जल्दी से बोली, नहीं नहीं, आप इनकार नहीं करें। सिस्टर हमारी तमाम जिद्दोजहद और कामयाबियों का सरचश्मा है। हम सब उनसे जहानत और हिकमत के नए नए रास्ते मालूम करते हैं। मैं अभी उनसे रब्ता करती हूँ। तुम खाने की मेज़ पर जाओ और सोनिया से बातें करो, मैं खाना ला रहा हूँ। वो चली गई। मैं गर्मा गर्म खाने मुख्तलिफ डिशों में रखने लगा। ऐसे ही वक्त सलमान मेरे पास आ गया। फिर कहने लगा, फराद भाई, आपने दुरुस्त कहा था। सुल्ताना कह रही थी कि वो माँ बनने वाली नहीं है, जबकि माँ बनने के तमाम आसार नजर आ रहे हैं। मैंने कहा, उसका झूठ सच मालूम हो जाएगा। तुम उसे किसी लेडी डॉक्टर के पास ले जाकर मुआयना कराओ। मैंने सुल्ताना को यह मशवरा दिया था, लेकिन वो बहाने कर रही है। कहती है कमज़ोरी महसूस कर रही है। मैं कहा,
अभी बंगले से बाहर नहीं जाएगी? मैंने पूछा, जब माँ नहीं बन रही है तो कमजोरी कैसी? यही तो मैं उससे कहता हूँ। जवाब में वो झगड़ा करती है। कहती है अगर मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूँ तो उसे उसके हाल पर छोड़कर चला जाऊं। मैंने कहा, सलमान, ऐसी हालत में औरत कुछ चिड़चिड़ी और बदमिजाज हो जाती है। मैं चाहता हूँ आप लैला को उसके पास भेज दें, वो बहन को समझाएगी। लैला अभी सोनिया के पास मसरूफ़ है। बेहतर है तुम सुल्ताना को सोनिया के पास जाने को कहो। वहाँ तीनों औरतें किसी अच्छे नतीजे पर पहुंचेंगी। वो चला गया। मैंने लैला के सामने मेज़ पर खाने की डिशें ला कर रखीं। फिर कहा, खाती भी रहो वरना गर्म खाने का मज़ा नहीं आएगा। वो 1 मिनट बाद दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। फिर कहने लगी, अभी आती हूँ। सलमान बहुत बड़ी खुशखबरी सुना रहे हैं। सुल्ताना माँ बनने वाली है। वो फिर सोनिया के पास गई। मैंने खाना शुरू कर दिया। ये जानता था कि थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है। उधर सोनिया कह रही थी, सलमान, तुम मियाँ बीवी पहले कई बार फरहाद की बातों में आकर बेवकूफ़ बन चुके हो, फिर भी तुम्हें अकल क्यों नहीं आती? वो कहने लगा, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि फरहाद भाई मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं? हाँ, सुल्ताना सच कह रही है। वो माँ बनने वाली नहीं है। लैला ने कहा, सिस्टर, आपने मुझे मायूस कर दिया है। सोनिया ने कहा, तुम्हारा वो शैतान मियाँ ऐसी हरकतें करता है जो सलमान और सुल्ताना की समझ में नहीं आती। वो सलमान का लहजा इख्तियार करके सुल्ताना के दिमाग में गया था और उसके तसव्वुर में ये मंजर पेश किया कि वो एक जिंदा छुपकली चबा रही है। इस तसव्वुर के साथ ही उसे उबकाई आने लगी और तुमने समझ लिया कि वो तुम्हें एक बच्चे का बाप बना रही है। लैला ने फौरन ही दिमागी तौर पर हाजिर होकर मुझे घूरते हुए कहा, आप उन बेचारों को क्यों परेशान करते रहते हैं? मैंने कहा, मेरी एक साली है, दूसरा हमजुल्फ है, मेरा उनसे मजाक का रिश्ता है। तुम उनसे पूछो वो बार बार बेवकूफ़ क्यों बनते हैं, उनकी जहानत कहाँ चली जाती है। सलमान ने मेरे पास आकर कहा, फरहाद भाई, आपने मुझे सिस्टर के सामने शर्मिंदा किया। अब आप होशियार रहें। मैं आपसे ऐसा इंतकाम लूँगा कि आप बुरी तरह अहमक बनकर हम मियाँ बीवी के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे। मैंने लैला को सुनाने के लिए ज़बान से कहा, सलमान, ये तो कोई चैलेंज करने का तरीका नहीं है। तुम लैला को मुझसे जुदा क्यों करोगे? इंतकाम मुझसे लो। लैला ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लैला ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? आपके पास सलमान है, मेरे पास सुल्ताना आई है। ये भी मुझे गुस्सा दिखा रही है। कहती है साली बहनोई का रिश्ता नहीं रखेगी। ये भी आपसे इंतकाम लेने की धमकी दे रही है। ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये दोनों अपनी जहानत को बेचकर हिमाकत को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि अपनी हिमाकत को समझने के लिए भी थोड़ी जहानत की ज़रूरत होती है। सलमान ने लैला के पास जाकर कहा, खुदा की कसम, मैंने तुम मियाँ बीवी को जुदा करने की धमकी नहीं दी है। फरहाद भाई तुमसे झूठ बोल रहे हैं। सुल्ताना ने कहा, मैं कान पकड़ती हूँ, तौबा करती हूँ, खुदा से दुआ मांगती हूँ, ऐसा बहनोई किसी साली को ना मिले। लैला, हम दोनों बहनें एक दूसरे की जान हैं। मैं कभी तुम्हारे खिलाफ सोच भी नहीं सकती। अभी गुस्से में फरहाद भाई को धमकी दे रही थी। लैला ने मुझसे पूछा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मियाँ बीवी को लड़ाने वाला मजाक ना करें? मैंने जवाब दिया, अब तो मजाक का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारी बहन ने मुझसे साली बहनोई का रिश्ता ख़त्म कर दिया है। मेरी बात ख़त्म होते ही सुल्ताना मेरे दिमाग में आई और फूट फूट कर रोने लगी। फरहाद भाई, मुझे मुआफ़ कर दें, मैंने गुस्से में रिश्ता ख़त्म करने को कहा था। आप मेरी लैला की जान हैं, क्या मैं अपनी बहन की जान ख़त्म कर सकती हूँ? तुम अपनी बहन के पास जाकर आंसू बहाओ। मैंने सांस रोक ली। चंद सेकंड्स के बाद लैला ने कहा, यह सुल्ताना मेरे पास आकर रो रही है, प्लीज़ आप इसे मुआफ़ कर दें। मैंने कहा, मैं तुम्हारे ज़रिए सलमान और सुल्ताना से कह रहा हूँ, मैंने कभी अहमकों से दोस्ती या रिश्तेदारी नहीं की। तुम्हारी वजह से ये दोनों मेरे रिश्तेदार बन गए हैं। हकीकत यह है कि मैं मजाक के बहाने इन दोनों की जहानत को आजमाता हूँ। सुपर मास्टर बनकर जहानत का सबूत देना आसान है, क्योंकि सलमान ने दुश्मनों से निमटने की बाकायदा तरबियत हासिल की है। लेकिन शौहर बनकर बीवी से निमटने का वक्त आए तो जहानत धरी की धरी रह जाती है। ये मियाँ बीवी एक नहीं 3 बार अहमक बन चुके हैं। इनसे कह दो ये आइंदा मुझसे कोई ताल्लुक़ ना रखें। लैला ने परेशान होकर कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? खुदा के लिए आप इतने संजीदा ना हो, आपकी संजीदगी से डर लगता है। मैंने पूरी संजीदगी से फैसला सुनाया है। उन दोनों से कह दो अगर कुछ कहना सुनना है तो सोनिया के पास जाएं। प्लीज़ आप ऐसी बेमुरव्वती ना दिखाएं। मैंने डांट कर कहा, यू शट अप। तुम्हें बहन से मोहब्बत है तो जाओ, तुम भी चली जाओ। मैं अहमक की सिफारिश करने वाले को बदतरीन अहमक समझता हूँ। लैला ने सर को झुका लिया। मैंने पहली बार उसे डांटा था,
उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रुमाल से आंसू पोंछती हुई बोली, मेरे मजाजी खुदा का हुक्म सर आंखों पर, तुम दोनों जाओ, हमारी मुलाकात सिस्टर के पास हुआ करेगी। वो दोनों शायद चले गए थे। लैला मुंह फेर कर रोने लगी। मैंने पूछा, कौन मर गया है? वो रोते हुए बोली, खुदा के लिए ऐसी बात ना करें, मैंने आपके हुक्म की तामील की है। इखलाक और तहजीब को नज़रअंदाज करके बहन और बहनोई को घर से निकाल दिया है। आप चश्मे ज़दन में रिश्ता तोड़ देते हैं। मैं इतनी संगदिल नहीं हूँ। लैला, अगर रोना जायज़ हो तो तुम्हारे आंसू मेरे दिल में गिरेंगे, लेकिन अभी तो तुम अपनी बहन की तरह हिमाकत का सबूत दे रही हो। अगर जहानत को समझना चाहती हो तो फ़ौरन सोनिया के पास जाओ। मैं हुक्म देता हूँ, फ़ौरन जाओ। वो बड़ी फर्माबरदार थी, रोते रोते चली गई। ये बात मोटी अकल से भी समझी जा सकती थी कि सलमान और सुल्ताना अभी सोनिया के पास होंगे और मुझ जैसे जिंदा दिल के अचानक गुस्सा करने और रिश्ता तोड़ने की बातें उसे बता रहे होंगे। ऐसे वक्त लैला भी सोनिया के पास पहुंच गई। उसके पीछे मैं भी चला आया, चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। सोनिया ने कहा, सलमान, वो गोल्डन ब्रेन जो हमारे हाथ लग गया है, उस पर तुम तनवीमी अमल कर सकते थे, लेकिन मैंने फरहाद को बुलाकर कहा कि वो गोल्डन ब्रेन को वहीं रखे और तुम्हें गाइड करे। सलमान ने कहा, जी हाँ, आपने ऐसा ही कहा था। मुझे एहसास हुआ था कि आपको मेरी जहानत पर पूरा भरोसा नहीं है, या मुझसे कुछ गलतियां हो रही हैं, और वो गलतियां तुम्हारी समझ में नहीं आ रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले फरहाद भाई की एक बात ने चौंका दिया। सुपर मास्टर बनकर जहानत का सबूत देना आसान है, लेकिन शौहर बनकर मैं पूरी जहानत से काम लेने के काबिल नहीं रहता। ये बात यूं समझ में आई कि उन्होंने 3 बार हम मियां बीवी को अहमक बनाया और मैं अहमक बन गया। मैं सुल्ताना को इतना चाहता हूं कि मेरी चाहत कम पड़ जाती है। मैं उसके मामले में जज्बाती हो जाता हूं। आदमी किसी मामले में जज्बाती हो तो अकल से काम लेना भूल जाता है। तुमने अपने मुताल्लिक सही तज्जिया किया है। मैंने इसीलिए गोल्डन ब्रेन के मामले में तुम पर भरोसा नहीं किया। जो मैं सोचती हूँ वही फरहाद सोचता है, जो फरहाद समझता है वही मैं समझती हूँ। ये मैं अच्छी तरह समझ गई थी कि तुम गोल्डन ब्रेन पर तनवीमी अमल करोगे, और ऐसे वक्त कोई दुश्मन सुल्ताना को तुम्हारे लिए मसला बना देगा तो तुम गोल्डन ब्रेन के सिलसिले में पूरी तरह अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर सकोगे। सिस्टर, ऐसी भी बात नहीं, मैं हर हाल में अपना फ़र्ज़ अदा करता हूँ। अभी फरहाद ने साबित कर दिया है कि तुम फ़र्ज़ से गाफिल हो गए थे। मैंने तुम्हें फरहाद के साथ गोल्डन ब्रेन के पास रहने को कहा था, लेकिन तुम इस झगड़े में पड़ गए कि सुल्ताना माँ बनने के पहले ही मरहले में माँ बनने से क्यों इनकार कर रही है। क्या तुमने पलटकर एक बार भी मुझसे या फरहाद से पूछा है कि गोल्डन ब्रेन किस हाल में है? उस पर तनवीमी अमल हो चुका है या नहीं? अगर हो चुका है तो उसके ज़रिए हम बाकी गोल्डन ब्रेन्स तक पहुंच सकते हैं या नहीं? सलमान पर चंद लम्हों के लिए सख्ता सा तारी हो गया। वो कहने लगा, ओह खुदाया, वाकई मैं सुल्ताना के मामले में अब तक गोल्डन ब्रेन को भूला हुआ था। इंसान अपनी बर्दाश्त से ज़्यादा खाए तो पेट खराब हो जाता है, और बर्दाश्त से ज़्यादा इश्क करे तो दिमाग खराब हो जाता है। हर चीज़ की ज़्यादती खराब होती है। मैं आइंदा एतदाल की राह इख्तियार करूँगा। सुल्ताना की मोहब्बत न कभी कम होगी न कभी ज़्यादा, और ये मोहब्बत ख्वाहिशात के पेट से पैदा ना हो, बल्कि अक़ल के हिसाब से हो तो जहानत बहाल रहेगी। सुल्ताना ने कहा, सिस्टर, दरअसल हमने अच्छी खासी उम्र गुजारने के बाद शादी की। हमें एक दूसरे से बरसों की गुमशुदा मुसर्रतें मिलने लगीं। इन मुसर्रतों के हुजूम में हमने अक़ल का दामन छोड़ दिया था। फरहाद भाई की नाराज़गी और गुस्सा अब समझ में आ रहा है। उन्होंने डांट कर हमें भगा दिया। अगर कान पकड़कर हमारी पिटाई करते तो हमें और ज़्यादा अक़ल आ जाती। चलो, जितनी अक़ल आई उतनी ही बहुत है। प्लीज़ आप फरहाद भाई से कहें कि वो हमें माफ़ कर दें। सलमान ने कहा, नहीं सुल्ताना, मुआफ़ी मांगने से बात नहीं बनेगी। फरहाद भाई हमें पहले की तरह ज़हीन और हाजिर दिमाग देखना चाहते हैं। जब हम उनके म्यार पर पूरा उतरेंगे तो वो खुश होकर हमें मुआफ़ कर देंगे। सुल्ताना ने इस बात की तायद की। लैला ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर मुझे देखा, अपनी जगह से उठी, फिर तेज़ी से चलती हुई आकर मेरे कदमों से लिपट गई। मैंने पूछा, अब क्या हुआ? वो मेरे घुटने पर सर रख कर बोली, आप नाकाबिल फ़हम हैं, बड़ी देर बाद समझ में आते हैं। वो भी पूरी तरह नहीं। मैं गलती पर थी। आपने अच्छा किया जो मेरे आंसू नहीं पोंछे। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। मैं उस पर झुककर अपने होंठों से आंसू पोंछने लगा। गुलाबी चेहरे पर आंसू यूं लग रहे थे जैसे शबनम के मोती फिसल रहे हों। मैंने कहा, दिल नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर जाओ। मेरा दिल कब मानता है। सिस्टर के पास जाकर भी ध्यान आपकी तरफ लगा रहेगा। सोनिया से पूछो, दोनों गोल्डन ब्रेन्स को अभी ट्रैप करना ज़रूरी है? ये काम सुबह भी हो सकता है। मैं नहीं पूछूंगी,
मुझे शर्म आएगी, वो कुछ और समझेंगी। मैं सोनिया के पास आया। वो सुल्ताना से कह रही थी, मार्था के पास जाओ, उसके खाबीदा दिमाग में ये बात नक्श कर दो कि उसका शौहर जॉन फ्रॉस आसाबी और दिमागी कमजोरी में मुब्तला नहीं हुआ था। सोनिया एक छोटी सी बात को भी अहमियत देती थी। अगर दूसरी सुबह मार्था को याद आता कि पिछली रात उसका शौहर जिस्मानी और दिमागी कमजोरी में मुब्तला हुआ था, तो वो शुबा करती कि कोई ख्यालखानी करने वाला उन मियाँ बीवी को ट्रैप कर रहा है। सुल्ताना ने पूछा, क्या मार्था की उंगली से आपकी मेडिकेटेड अंगूठी उतार दूं? हाँ, उसे नींद की हालत में चलाकर अलमारी के पास ले जाओ और उसके हाथों से अलमारी के किसी हिस्से में वो अंगूठी छुपा दो। इस काम से फारिग होकर मेरे पास आना। हम दूसरे और तीसरे गोल्डन ब्रेन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। मैं अभी आती हूं। वो मार्था के पास चली गई। मैंने कहा, सोनिया, इतनी मेहनत करोगी तो तुम्हारी सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। तुम्हें वक्त पर सोना जागना और खाना पीना चाहिए। ये तुम्हें मेरी सेहत की फिक्र क्यों हो गई? क्या मैं तुम्हारी भलाई सोच भी नहीं सकता? तुम अपनी भलाई सोच रहे हो। तुम हमेशा मुझे गलत समझती हो। मेरी भलाई तो यूं भी हो रही है कि अब तुम लैला को अपने पास नहीं बुलाओगी, क्योंकि सुल्ताना को तुमने बुलाया है। मुझे अफसोस है कि तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फेर रही हूं। सुल्ताना मेरे दिमाग में रहेगी, क्योंकि वो हज़ारों मील दूर पेरिस में है। लैला तंजीम वाले मुल्क में है, इसलिए बनफ्स नफीस मेरे साथ रहेगी। उससे कहो वो 1 घंटे बाद ठीक 12:30 पर शोलोम मेयर टावर के सामने रहे। हम चेहरे बदलने के बाइस एक दूसरे को नहीं पहचान सकेंगे, इसलिए वही कोड वर्ड्स अदा किए जाएं जो मेरे दिमाग में आकर कहे जाते हैं। मैं उसे शोलोम मेयर टावर के सामने पहुंचा दूंगा। अच्छा ठीक है, अब जाओ। अब मेरी नहीं, अपनी भलाई के लिए सर पीटते रहो। तुम्हारी जैसी मर्दों से दूर रहने वाली औरतें बड़ी शरीफ और पारसा बनकर हमारे रास्ते की दीवार बन जाती हैं। लाशऊरी तौर पर हमसे जलती और हसद करती हैं। मैं बड़ी नागवारी से तुम्हें हुश कहता हूं। हुश। वो हंसने लगी। मैं लैला के पास हाजिर हो गया। फिर घड़ी देखते हुए कहा, तुम्हें 12:30 पर शोलोम मेयर टावर के सामने होना चाहिए। सोनिया वहां आएगी और तुम्हें ले जाएगी। हम खाने की मेज से उठकर एक सोफे पर आ गए। वो मेरे शाने पर सर रख कर बोली, मैं जाऊंगी तो आप तन्हा रह जाएंगे। तुम्हारा ख्याल सताए तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं जो कहूंगी आप उस पर अमल करेंगे? हाँ, जरूर करूंगा। आप दिमाग को हिदायत देकर सो जाएं। इस तरह आप मेरे लिए बेचैन नहीं रहेंगे। जो भी ख्यालखानी हो वो सुबह करें। वो चुप होकर खला में तकने लगी। फिर कहने लगी, सुल्ताना आई थी, सिस्टर मुझे बुला रही हैं। वो मेरे पास बैठे ही बैठे सोनिया के पास पहुंच गई। सोनिया ने कहा, मैंने दूसरे गोल्डन ब्रेन के घर फ़ोन किया था। फ़ोन के जवाब में दूसरी तरफ से आवाज़ सुनकर सुल्ताना वहां पहुंच गई है। अब मैं तीसरे के घर फ़ोन कर रही हूं। तुम दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर जाओ और उस घर के अफराद की पूरी तफसील मालूम करो। अगर दूसरी तरफ से किसी मर्द की आवाज़ सुनाई दे तो उसके दिमाग में न जाना, वो योगा का माहिर तीसरा गोल्डन ब्रेन हो सकता है। उसने लैला को तमाम बातें समझाने के बाद रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए। डायलिंग के बाद ज़रा इंतज़ार करना पड़ा। दूसरी तरफ के फ़ोन का बज़र बोल रहा था, मगर कोई रिसीवर नहीं उठा रहा था। रात के 12 बजने वाले थे। सब लोग सो रहे होंगे। आधे मिनट बाद एक औरत ने रिसीवर उठाकर पूछा, हेलो, कौन है? सोनिया ने पूछा, तुम कौन हो? तुमने फ़ोन किया है, उसूलन तुम्हें बताना चाहिए कि कौन हो और आधी रात को किस लिए फ़ोन किया है। मैं इस नंबर पर हर रात 12 बजे फ़ोन करती हूँ। मुझे हमेशा एक मर्द की आवाज़ सुनाई देती है। शायद रॉन्ग नंबर लग गया है। सोनिया ने रिसीवर रख दिया। लैला ने कहा, मैं उस औरत के पास जा रही हूँ। लैला ने वहां पहुंचकर देखा, वो औरत जाग रही थी। हालांकि आधी रात हो चुकी थी। उसके साथ ही सोफे पर उसका शौहर गोल्डन ब्रेन बैठा हुआ था और तवक्को के खिलाफ और गोल्डन ब्रेन्स के उसूलों के खिलाफ शराब के नशे में था। सामने सेंटर टेबल पर शराब की बोतल और एक भरा हुआ गिलास रखा था। उसकी बीवी कह रही थी, एक तो तुम देर से घर आए, इस पर पीने भी बैठ गए। अब बस करो, नशे में तुम्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। वो कहने लगा, मैं नशे में नहीं हूं। दुनिया का हर शराबी यही कहता है। अरे मैं दूसरों जैसा नहीं हूं। उसने गिलास उठाकर 2-4 घूंट पिए, फिर कहा, मैं कोई आम सा आदमी नहीं हूं। मेरे सीने में बेशुमार राज दफन हैं, मगर मैं रोज़ पीता हूं और एक भी राज की बात ज़बान पर नहीं लाता। क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि मैं नशा करते हुए भी होश में रहता हूं? तुम रोज़ यही दावे करते हो और रोज़ वही राज बयान कर देते हो जो तुम्हारे सीने में दफन रहता है। गलत। क्या मैंने कभी बताया कि मेरा असल नाम पीटर एवान है और मैं 5 में से 1 गोल्डन ब्रेन हूं? ठीक है, तुमने कभी नहीं बताया, आज भी नहीं बता रहे हो और कल भी शायद ना बताओगे। फॉर गॉड सेक, अब पीना बंद करो।
वो उसके हाथ से विस्की का गिलास लेना चाहती थी। उसने बीवी के हाथ पर हाथ मारते हुए कहा, अदब से बात करो। तुम नहीं जानती कि गोल्डन ब्रेन इस मुल्क का आला हुकाम से भी ज़्यादा बाइख्तियार और बरतर होता है। मेरा अदब किया करो, वरना मैं बीवी तब्दील कर लूँगा। उसी वक्त कॉल बेल की आवाज़ सुनाई थी। उसकी वाइफ ने कहा, इतनी रात को कौन आया है? वो सोफे से उठकर उसके कमरे से चलती हुई एक कॉरिडोर में आ गई। ऐसे ही वक्त फायरिंग की आवाज़ सुनाई थी। उसके हलक से चीख निकल गई। फायरिंग के जरिए बैरूनी दरवाजे के लॉक को तोड़ा गया था। फिर मुसल्ला अफराद दंदनाते हुए अंदर घुस आए। मिसेस एवॉन सहम कर एक दीवार से लग कर बोली, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? एक ने गुर्रा कर पूछा, तुम्हारा शौहर कहाँ है? तुम लोगों को उससे क्या दुश्मनी है? शट अप! एक ने उसे तमाचा मारा। फिर उसे धक्का देकर बोला, कम ऑन, अपने आदमी के पास ले चलो, हरी अप। लैला ने चंद लम्हों के लिए हाजिर होकर मुझसे कहा, दूसरे गोल्डन ब्रेन के यहाँ कुछ मुसल्ला अफराद घुस आए हैं। गोल्डन ब्रेन नशे में है, आप उसके दिमाग में जा सकते हैं। आए मेरे साथ। मैं लैला के दिमाग में रहकर उस औरत मिसेस एवान के दिमाग में पहुंचा। वो मुसल्ला अफराद से मार खाती हुई अपने शौहर के पास आ गई। गोल्डन ब्रेन पीटर एवान हाथ में विस्की का गिलास लेकर उठ बैठा। डगमगाते हुए बोला, गधों, उल्लू के पट्ठों, तुम्हें गोल्डन ब्रेन के घर में दाखिल होने की जुर्रत कैसे हुई? जवाब में एक जबरदस्त घूंसा उसकी नाक पर पड़ा। हाथ से गिलास छूट गया। वो चकरा कर गिर पड़ा। 3 मुसल्ला अफराद उसके कमरे के तमाम गोशों, छत के पंखों और फानूस वगैरह को मतलाशी नज़रों से देख रहे थे। फिर एक ने टीम लीडर से कहा, सर, हमने जो खुफिया माइक इस कमरे में लगाए थे उनके तार कटे हुए हैं। एक मुसल्ला शख्स गुसलखाने से भरी हुई बाल्टी लेकर आया और उसका तमाम पानी गोल्डन ब्रेन पर डाल दिया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। एक ही घूंसे में उसका नशा हरन हो गया था। फिर मुसल्ला अफराद के लीडर को देखकर बोला, मिस्टर वॉकर, ये तुम हो? वॉकर ने कहा, हाँ मैं हूं। दूसरा घूंसा खाने से पहले खड़े हो जाओ। वो सोफे और मेज का सहारा लेकर उठते हुए बोला, मैं गोल्डन ब्रेन हूं और तुम हमारी खुफिया फोर्स के कमांडर हो। मेरे मातहत हो, मुझे घूंसा मारने की धमकी दे रहे हो? कमांडर वॉकर ने उसके मुंह पर एक उल्टा हाथ रसीद करते हुए कहा, अब तुम गोल्डन ब्रेन नहीं रहे, एक हकीर कीड़े रह गए हो। मैं अभी तुम्हें जूते से मसल डालूंगा। गोल्डन ब्रेन पीटर एवान की बीवी ने कहा, कुछ तो बताओ, मेरे शौहर को किस जुर्म की सजा दी जा रही है? ये तुम्हारा शौहर पीटर एवान अपने उन अकाबरीन को धोखा देता आ रहा है जो गोल्डन ब्रेन्स के दरमियान 2 बड़े कहलाते हैं और जिनके अहकामात पर बाकी 3 गोल्डन ब्रेन्स अमल करते हैं। उन 2 अकाबरीन के हुक्म से तीनों गोल्डन ब्रेन्स के घरों में खुफिया माइक रखे गए हैं। माइक हर कमरे, किचन, स्टोर और हर बाथरूम में है। लेकिन इस कमबख्त ने उस कमरे के माइक के तार काट दिए। उसने कमबख्त को घूर कर देखा, फिर कहा, तार काटने का मतलब यह है कि यह अपने अकाबरीन से अपनी शराब नोशी की आदत छुपाता था। यहां बैठकर पीता था ताकि पीने के दौरान इसकी गुफ्तगू दूसरी जगह ना सुनी जा सके, ना रिकॉर्ड की जा सके। कमांडर वॉकर ने एक जरा तवक्कुफ से कहा, यह हर रात घर आकर तुम्हारे साथ बेडरूम में जाता है। वहां इसके सोने तक इसकी आवाज़ दूसरी तरफ रिकॉर्ड होती थी। आज पता चला ये तुम्हारे साथ बेडरूम में सोता नहीं था। चुपचाप दबे कदमों उस कमरे से चलकर यहां आता था और शराब पीकर बकवास करता था। आज भी ये बातें हमें मालूम ना होती, लेकिन चोर की चोरी ज्यादा अरसा छुपी नहीं रहती। क्या तुम जानते हो कि आज तुम्हारा मुकद्दर कैसे बिगड़ गया है? अपने ओहदे की बुलंदी से गिरते हुए गोल्डन ब्रेन ने कमांडर वॉकर को सवालिया नजरों से देखा। कमांडर ने कहा, सुनो, हमारा एक गोल्डन ब्रेन जॉन फ्रॉस्ट किसी दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले की गिरफ्त में आ गया है। मैं और लैला ये इंकिशाफ सुनकर चौंक गए। मैंने माजूल गोल्डन ब्रेन की जबान से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि गोल्डन ब्रेन के दिमाग में कोई आता जाता है? कमांडर वॉकर ने कहा, मैं बयान कर चुका हूं कि हर गोल्डन ब्रेन की रिहाइशगाह के हर हिस्से में खुफिया माइक रखे गए हैं। दूसरी तरफ के रिकॉर्डर ने बताया कि गोल्डन ब्रेन जॉन फ्रॉस्ट अचानक कमजोरी में मुब्तला हो गया है। कुछ बोलते हुए जबान लड़खड़ा रही है। मार्था की आवाज़ से पता चला वो डॉक्टर को फ़ोन करने जा रही है, लेकिन उसने फ़ोन नहीं किया। रिसीवर उठाकर थोड़ी देर तक खड़ी रही, फिर कुछ सुने बगैर बोली, शुक्रिया डॉक्टर, आप जल्द आने की कोशिश करें। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया। तुम पूछोगे हमें फ़ोन वाली बातें कैसे मालूम हुई, तो इत्तला के लिए अर्ज़ है कि तमाम गोल्डन ब्रेन्स की टेलीफोन कॉलें भी रिकॉर्ड की जाती हैं। मैंने लैला से कहा, गड़बड़ हो गई, हमारी बहुत बड़ी कामयाबी नाकामी में बदल रही है। उधर कमांडर वॉकर कह रहा था, गोल्डन ब्रेन्स के 2 अकाबरीन ने समझ लिया था कि मार्था और जॉन फ्रॉस्ट के साथ टेलीपैथी का चक्कर चल रहा है। मैं अपनी फोर्स के साथ जॉन फ्रॉस्ट के बंगले में गया। इहाते में उसके खूंखार कुत्तों को गोलियां मारनी पड़ी। फिर उनकी ख्वाबगाह में जाकर देखा, दोनों मियाँ बीवी गहरी नींद में थे। मैंने उन्हें जगाया और पूछा, तुम दोनों के साथ कुछ गैर मामूली बातें हो रही हैं? उन्होंने इनकार किया।
और यकीन दिलाना चाहा कि दोनों नॉर्मल हैं। बात समझ में आ गई। वो नॉर्मल नहीं थे, तनवीमी अमल के जरिए सहरज़दा किए गए थे। मैंने उनकी मौत का हुक्म सुनाया। मेरे आदमियों ने फौरन ही मार्था और जॉन फ्रॉस को गोलियों से छलनी कर दिया। अब तुम दोनों की बारी है। मैंने लैला से कहा, सोनिया के पास चलो। वो कहने लगी, इन मियाँ बीवी को हलाकत से नहीं बचाएंगे। इन्हें बचाने के लिए कमांडर वॉकर के दिमाग में जाकर उसका फैसला बदलना होगा। हो सकता है कमांडर योगा का माहिर हो। अगर ना हुआ और उसने हमारी मर्जी के मुताबिक फैसला बदल दिया तो उन मियाँ बीवी की मौत फिर भी नहीं टलेगी। 2 पुरस्कार गोल्डन प्रिंस अपनी फोर्स के दूसरे अफसर के जरिए उन्हें हलाक करा देंगे। लैला को ये बातें समझाने तक उधर कमांडर के आदमियों ने दूसरे गोल्डन ब्रेन और उसकी बीवी को गोलियों से छलनी कर डाला। मैंने सोनिया के पास आकर उसे तमाम वाकयात सुनाए। सोनिया ने कहा, अफसोस, इतने पापड़ बेलने के बाद एक पापड़ भी हमारे इस्तेमाल में ना आया। लैला ने कहा, सिस्टर, अभी तीसरा गोल्डन ब्रेन जिंदा होगा। हमारी कोशिशों के बावजूद वो तीसरा भी नहीं बचेगा। वो जो 2 अदद पुरस्कार गोल्डन ब्रेन्स हैं, वो हमारे ख्याल खानी करने वालों को इसी तरह नाकाम बना सकते हैं कि तीसरा गोल्डन ब्रेन भी नाबूद हो जाए और उन 2 अहम गोल्डन ब्रेन्स तक पहुंचने के तमाम रास्ते हमारे लिए बंद हो जाएं। मैंने कहा, चलो अच्छा है, हमारे हिस्से में भी नाकामियां आनी चाहिए। वैसे सोनिया ने तंजीम वाले मुल्क पहुंचते ही जिस तेज़ी के साथ 3 को बेनकाब किया है, उससे बाकी 2 गोल्डन ब्रेन्स परेशान और सहमे हुए रहेंगे। सोनिया को ढूंढ निकालने की हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। लैला ने पूछा, सिस्टर, आप बहुत मोहतात रहती हैं, फिर भी पूछ रही हूं, क्या दुश्मन किसी वजह से आपको पहचान सकते हैं? खुदा को मंजूर हुआ तो पहचान लेंगे। हमें मालूम होना चाहिए कि आपकी रिहाइशगाह कहाँ है। सुल्ताना को मालूम है, मगर मैं सुबह यहां से दूसरी जगह चली जाऊंगी। मैंने पूछा, तुम यहां किस रूप में, किस हैसियत से हो? क्या जगह तब्दील करने से तुम पर शुबा नहीं किया जाएगा? मैं ऐसे रूप और ऐसी हैसियत में हूं कि शुबा नहीं किया जाएगा। मैंने ये नहीं पूछा कि तुम और लैला किन नामों से तंजीम वाले मुल्क के मियाँ बीवी का रोल अदा कर रहे हो। तुम भी मुझसे ना पूछो। पापा डोक का ब्रेन ऑपरेशन हो चुका है। वो जब भी ख्याल खानी के काबिल होगा और हम में से कोई दिमागी कमजोरी के बायस उसके हत्थे चढ़ेगा तो वो उसके जरिए दूसरों तक भी पहुंच जाएगा। इतने में सुल्ताना ने आकर कहा, सिस्टर, एक बुरी खबर सुनाने आई हूं। सोनिया ने कहा, हमें पता है, तुम यही खबर सुनाओगी कि तीसरा गोल्डन ब्रेन भी अपनी बीवी के साथ मारा गया है और मारने वाले 2 पुरस्कार गोल्डन ब्रेन्स के खास आदमी हैं। जी हाँ, यही बात है। इस बात को अब भूल जाओ। टेलीपैथी जानने वाले जॉन गाउदी पर तवज्जो दो। अगरचे वो 2 गोल्डन ब्रेन्स अब बहुत ज्यादा मोहतात हो गए होंगे, जॉन गाउदी के सिलसिले में अपनी हिकमत अमली बदल चुके होंगे, ताहम हमारी कोशिश ये होगी कि गाउदी उनके किसी काम ना आए। तंजीम वाले मुल्क में पापा डोक के अलावा गाउदी का इजाफा होगा तो उस मुल्क में 2 टेलीपैथी जानने वाले हो जाएंगे। मैंने कहा, इंशाअल्लाह मैं तंजीम वालों के पास टेलीपैथी के हथियारों को नहीं रहने दूंगा। अगर हम जॉन गाउदी को बीच समंदर वाली पहाड़ी से गायब कर दें तो दोनों गोल्डन प्रिंस और यहाँ के दूसरे अकाबरीन हमसे समझौता करने पर मजबूर हो जाएंगे। ऐसे वक्त हम ये शर्त पेश करेंगे कि वो राहिला को बहिफाजत खुसूसी तैयारे में पेरिस पहुँचा दें। अगर उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा और वो बखैरियत पेरिस पहुँच जाएगी तो उसके बाद हम तंजीम वाले अकाबरीन को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। सोनिया ने कहा, वो सिर्फ यही चाहेंगे कि मैं इस मुल्क से चली जाऊं। मेरी मौजूदगी उन्हें बेचैन और बेखाबी में मुब्तला रखेगी। मैंने कहा, सोनिया, मेरा एक मशवरा मानो और यहां से चली जाओ। तुम इसलिए मशवरे दे रहे हो कि पापा डोक को ब्रेन ऑपरेशन के बाद सेहतयाब होने और दिमागी तवानाई हासिल करने में 1-2 माह लगेंगे, यानी उसे जहन्नुम में पहुंचाने के लिए मुझे इतने अरसे तक यहाँ बेकार बैठना होगा। हाँ, ये बात भी है, और ये भी कि हम दोनों को एक ही मुल्क और एक ही शहर में रहना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी ये दूसरी बात तस्लीम करती हूँ, हमें एक ही शहर में नहीं रहना चाहिए। दुश्मनों के लिए सहूलत फराहम नहीं करना चाहिए। मैंने अभी कहा था कि अपनी मौजूदा रिहाइशगाह छोड़ रही हूँ और इसीलिए छोड़ रही हूँ कि हम एक शहर में ना रहें। मैं तंजीम वाले मुल्क के दूसरे शहर में जा रही हूँ, लेकिन मुल्क तो एक ही है। तुम मुझे इस मुल्क से भगाना क्यों चाहते हो? भाई, मैं तो मशवरा दे रहा हूँ। जब तुम इस मुल्क में आना चाहते थे तो मैंने मशवरा दिया था कि न जाओ। अगर पापा डोक तुम्हारे हाथों से मारा जाएगा तो हमारी दुनिया में फरहाद की वापसी का भेद खुल जाएगा, और मैंने वादा किया था कि पापा डोक तुम्हारे हाथों मारा जाएगा। मैं यहाँ राहिला के लिए आया था। अब दूसरे मसाइल भी हैं। हमने जे मॉर्गन को छुपा रखा है। अंदेशा है कि वो अपनी किसी हिमाकत से फिर तंजीम वालों की कैद में न चला जाए। इसके अलावा जॉन गाउदी को भी इस पहाड़ी से निकालना है। ये काम मैं भी कर सकती हूँ। तुम किसी दूसरे मुल्क में रहकर ख्याल खानी के जरिए मुझसे ताउन कर सकते हो।
फिर तुम्हारा यहाँ रहना क्या ज़रूरी है? बहुत खूब, मैं तुम्हें जाने के लिए कह रहा हूँ, जवाबन तुम मुझे भगा रही हो। अकल कहती है कि अगर इत्तेफाक से यह हादिसाती तौर पर पापा डोक तुम्हारे हाथों मारा जाएगा तो बात बिगड़ जाएगी। मुझसे बहस न करना। जब यह पेशगोई आम हो चुकी है कि वो जादूगर फरहाद या सोनिया के हाथों कत्ल होगा, तो दुश्मन यही समझ रहे हैं कि सोनिया के ही हाथों से कत्ल होगा, क्योंकि फरहाद तो मर चुका है। इसलिए ए अक्लमंद मुर्दे, यहाँ से जाओ और दुनिया के किसी भी मुल्क में रहकर ख्यालखानी के जरिए मुझसे रब्ता रखो। लैला ने मुझसे कहा, सिस्टर दुरुस्त कहती हैं, हमें वापस जाना चाहिए। लैला उसकी तायद कर रही थी, और क्यों ना करती। तंजीम वाले मुल्क में रहने से सोनिया उसे कुछ रोज़ के लिए अपने पास बुला लेती, बल्कि बुला चुकी थी। अगर हम यहाँ से चले जाते तो फिर एक दूसरे से जुदा ना होते। लैला से मुझे इतनी मोहब्बत और तवज्जो मिल रही थी कि मैं भी उसके बगैर नहीं रहना चाहता था। मैंने कहा, ठीक है सोनिया, मुझे यहाँ से जाना चाहिए या नहीं, इसका फैसला मैं सुबह करूँगा। वो मुस्कुराती हुई बोली, ये बात हवा में लिख लो, तुम सुबह वापस जाने का फैसला करोगे। तुम पक्की चुड़ैल हो। लैला की ताईद ने तुम्हें समझा दिया कि यही फैसला होगा। बहरहाल मैं जॉन गाउदी के पास जा रहा हूँ, उसके बाद आराम से सो जाऊँगा। सोनिया ने कहा, जे मॉर्गन की भी खबर रखना, उस टेलीपैथी जानने वाले के इरादे कमज़ोर होते हैं, कोई गलती न कर बैठे। सुल्ताना ने कहा, सिस्टर मैं जे मॉर्गन के पास जा रही हूँ। मैं लैला के साथ अपनी जगह हाजिर हो गया। वो मेरी गर्दन में बाहें डालकर बोली, 1 बज रहा है, ये सोने का वक्त है, क्या अभी जॉन गाउदी के पास जाना ज़रूरी है? तुम भी चलो, हम जाएंगे और थोड़ी देर में चले आएंगे। हम अक्सर थोड़ी देर के लिए ख्यालखानी करते हैं, फिर किसी मामले में उलझ कर रात से सुबह कर देते हैं। भाई जॉन गाउदी समंदर के बीच में है, उस पहाड़ी पर कोई पहुंच नहीं सकता। वहां उसका दिल बहलाने के लिए सिर्फ नीपा शलोम है। हम किसी मसले में नहीं उलझेंगे। मैंने ख्यालखानी की परवास की, अपने टारगेट तक पहुंचना चाहा, लेकिन वो बेहोश था। मैंने वापस आकर लैला से कहा, वो बेहोश है। आखिर उलझ गया ना मामला। हाँ, मैं अभी सुलझाता हूँ, इस तरह सुबह हो जाएगी। अरे नहीं होगी, बस अभी आता हूँ। उसकी बेहोशी की वजह मालूम करने के बहुत से जराए थे, उनमें एक नीपा शुलोम थी। मैंने उसके दिमाग में पहुँच कर देखा, वो पहाड़ी की बुलंदी पर एक दरख्त के साए में बैठी हुई थी। उसकी सोच ने बताया कि सामने वाले बड़े से खेमे में जॉन गाउदी का ब्रेन ऑपरेशन हो रहा है। इस बात ने मुझे चौंका दिया। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो इतना मुश्किल तरीन ऑपरेशन इस पहाड़ी पर आकर करेंगे। नीपा की सोच ने बताया, 1 घंटा पहले एक हेलीकॉप्टर में ऑपरेशन का तमाम सामान और बड़ी बड़ी मुतल्लिका मशीनें आई थीं। 2 निहायत तजुर्बेकार डॉक्टर जो पापा डोक के ब्रेन का कामयाब ऑपरेशन कर चुके थे। वो डॉक्टर 4 जूनियर डॉक्टरों और नर्सों के साथ थे। उन्होंने आते ही ऑपरेशन की तैयारियां शुरू कर दी थीं और जॉन गाउदी को बेहोश कर दिया, ताकि हम ख्यालखानी के जरिए उसके दिमाग में पहुंचकर कोई गड़बड़ ना करें। ऐसे बड़े और ख़तरनाक ऑपरेशन जिनमें मरीजों की जान जाने का अंदेशा ज़्यादा होता है, ऐसी बेएहतियाती से किसी वीराने में नहीं किए जाते, जबकि ब्रेन ऑपरेशन नहायत मुश्किल और जानलेवा होता है। जिस बेएहतियाती और अफरा तफरी से वो जॉन गाउदी का ऑपरेशन कर रहे थे, उसके पेश नज़र नाकामी के इम्कान ज़्यादा नज़र आ रहे थे। वो सख्त जान ना हुआ तो मर सकता था, और उसकी मौत का किसी को अफसोस ना होता। गोल्डन ब्रेन्स और दूसरे तंजीम वालों ने अच्छी तरह समझ लिया था कि फ़ौरन ही गाउदी का ब्रेन ऑपरेशन ना किया गया तो सोनिया और उसके आदमी जे मॉर्गन की तरह उसे भी अगवा कर लेंगे। वो गाउदी को हमारे हाथ नहीं लगने देना चाहते थे, इसलिए उसकी इम्कानी मौत की परवाह किए बगैर ऑपरेशन कर रहे थे। मैंने लैला से कहा, सोनिया के पास आओ। मैंने सोनिया के पास आकर उसे जॉन गाउदी के हालात बताए। लैला ने मुझसे कहा, आप पापा डोक के कमज़ोर दिमाग में रहकर उन डॉक्टरों की आवाज़ें सुन चुके हैं जो ब्रेन ऑपरेशन करते हैं। हाँ, 2 डॉक्टरों 2 स्पेशल नर्सों के दिमाग में जा सकता हूँ। तो फिर उनके दिमागों में जाकर गाउदी को आप बचा सकते हैं। मैंने कहा, मैं उसे ऑपरेशन से बचा सकता हूँ, लेकिन तंजीम वाले अकाबरीन को मालूम हो जाएगा कि हम उन डॉक्टरों और नर्सों के दिमागों में पहुँच सकते हैं। सोनिया ने कहा, फराद उन डॉक्टरों और नर्सों के दिमाग में रहकर ये मालूम करेगा कि पापा डोक की नई आवाज़ और लहजा और उसकी नई सूरत और नया नाम क्या है। अगर तंजीम वाले अकाबरीन को मालूम होगा कि हम उन डॉक्टरों के अंदर से मालूमात हासिल कर रहे हैं, तो वो लोग अपने अहम और वफादार डॉक्टरों को भी गोली मार देंगे। मैंने कहा, हमें ऐसी हरकतें करनी चाहिए जिससे दुश्मनों को यकीन हो जाए कि हम बेबस हैं और झुंझला कर उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। सोनिया ने पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? उस पहाड़ी पर बमबारी कराऊंगा। इस हरकत से जॉन गाउदी और वो डॉक्टर मर सकते हैं। सोनिया, दोनों डॉक्टर हमारे लिए अहम हैं, मैं उन पर आंच नहीं आने दूंगा। पहले गाउदी की पोजीशन मालूम करता हूँ,
फिर एक्शन शुरू करूंगा। मैंने एक डॉक्टर के दिमाग में आकर मालूम किया। वो ऑपरेशन के दौरान परेशान था, बार बार उस ब्रीडिंग पैक को देख रहा था जो जॉन गाउदी की सांसों की डूबती हुई रिपोर्ट पेश कर रहा था। दूसरे डॉक्टर की सोच ने कहा, हमारे अकाबरीन ब्रेन ऑपरेशन को बच्चों का खेल समझते हैं। मैं नए जनरल के दिमाग में किया। वो इतनी रात को हेड ऑफिस में दूसरे अफसरान के साथ बैठा हुआ था, जॉन गाउदी के ऑपरेशन के नतीजे का इंतजार कर रहा था। मैं उसे वहां से उठाकर दूसरे कमरे में ले गया। उसने मेरी मर्जी के मुताबिक ट्रांसमीटर के जरिए उस मेजर से राब्ता कायम किया जो समंदर के साहिली इलाके में ड्यूटी पर था। उस साहिल से बहुत दूर वो पहाड़ी नजर आती थी जहां अभी गाउदी का ऑपरेशन हो रहा था। जनरल ने उस मेजर से कहा, अलर्ट हो जाओ, हमारे दुश्मन सामने वाली पहाड़ी पर पहुंच गए हैं और जॉन गाउदी को अगवा करना चाहते हैं। जवानों को फौरन हुक्म दो कि तोपों के दहाने खोल दें। मेजर ने तोपखाने के अफसर को हुक्म दिया। मैं अफसर के अंदर आ गया। उसके हुक्म से तोपें चलने लगीं। उनके गोले कभी समंदर में और कभी पहाड़ी के दामन में जाकर गिर रहे थे। फासला बहुत ज्यादा था, इसलिए वो गोले पहाड़ी की बुलंदी तक नहीं पहुंच सकते थे। किसी डॉक्टर और नर्स को नुकसान नहीं पहुंच सकता था। डॉक्टरों के साथ आने वाले फौजियों ने ट्रांसमीटर के जरिए पूछा, ये हम पर गोले क्यों बरसाए जा रहे हैं? साहिल से मेजर ने कहा, हमें हुक्म मिला है कि हम दुश्मन को गाउदी के अगवा का मौका ना दें। हमें बताओ, क्या दुश्मन कामयाब हो रहे हैं? पहाड़ी से कहा गया, यहां कोई दुश्मन नहीं है। फिर गाउदी को कौन अगवा करेगा? वो तो मर चुका है। ऑपरेशन नाकाम रहा है। मेजर ने गोलाबारी बंद करने का हुक्म दिया। फिर जनरल से राब्ता करके पूछा, आपने पहाड़ी पर बमबारी का हुक्म क्यों दिया था? जनरल ने कहा, मैंने तुम्हें कोई हुक्म नहीं दिया था। मेजर ने ट्रांसमीटर की टेप की हुई गुफ्तगू सुनाई तो जनरल परेशान हो गया। ये बात दो गोल्डन ब्रेन्स और आला हुक्काम को मालूम हुई। मैंने और लैला ने जनरल और दूसरे हुक्काम के दिमागों में रहकर देखा। वो लोग बड़ी तशवीश में मुब्तला थे। सभी कह रहे थे कि सोनिया ने पिछले 8 घंटों में जबरदस्त हमले किए हैं, गोल्डन ब्रेन्स के शोबे में जलजला पैदा कर दिया। 3 गोल्डन ब्रेन्स बेमौत मारे गए। अगर सोनिया एक दिन पहले तंजीम वाले मुल्क आ जाती तो पापा डोक का भी ब्रेन ऑपरेशन ना होने देती। उनका ख्याल था कि पहाड़ी पर होने वाला ब्रेन ऑपरेशन कामयाब हो जाता, लेकिन अचानक बमबारी के बायस डॉक्टर वगैरह परेशान हो गए, जिसके बायस ऑपरेशन नाकाम हुआ और जॉन गाउदी मर गया। जनरल ने कहा, सोनिया के ख्याल खानी करने वाले हमारे डॉक्टरों के दिमागों में नहीं पहुंच सकते थे। अगर पहुंचते तो मेरे दिमाग पर कब्जा जमाकर पहाड़ी पर बमबारी ना करते। एक हाकिम ने तायद की, ऑफ कोर्स यही बात है। जब उन्होंने देखा कि गाउदी उनके हाथ नहीं आएगा तो उन्होंने उसे हमारे पास भी रहने नहीं दिया। एक गोल्डन ब्रेन ने ट्रांसमीटर के जरिए उनसे कहा, सोनिया ने अपने ख्याल खानी करने वालों को हमारे फौजी अफसरान के दिमागों में पहुंचाया, फिर उन अफसरान से पहाड़ी पर बमबारी कराई। आप हजरात जरा गौर करें कि तमाम तोपों का रुख पहाड़ों की तरफ से हमारे शहर की तरफ हो जाए और हमारी फौज तैयारों और रॉकेटों के जरिए अपने ही शहर पर हमला करे तो हमारा मुल्क कहाँ रहेगा? जनरल ने कहा, हम भी यही सोच रहे हैं कि पहाड़ी पर जो बमबारी हुई वो सोनिया की तरफ से एक चैलेंज है। वो हमारी फौज को और हम सबको हमारे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। हमारे गोला बारूद से हमारे ही शहरों को खंडर बना सकती है। गोल्डन ब्रेन ने कहा, हमारी एक गलती से ऐसा हुआ है। पापा डोक ने हमारे मुल्क का वफादार रहने के लिए शर्त पेश की थी कि वो राहिला को इस मुल्क में लाएगा और उसे अगवा करने के लिए हम अपने हेलीकॉप्टर्स और सुराग रसानों वगैरह के जरिए उसकी भरपूर मदद करें। और हमने मदद की। राहिला को यहाँ कैद करके सोनिया से दुश्मनी मोल ली। एक हाकिम ने कहा, पापा डोक ने यकीन दिलाया था कि वो सोनिया के ख्याल खानी करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देगा। वो अपने वादे के मुताबिक जॉन गाउदी को हमारा कैदी बना चुका था, लेकिन सोनिया की चाल तब समझ में आती है जब नतीजा सामने आता है। उस कम वक्त के ख्याल खानी करने वाले ने एक डमी सोनिया को पापा डोक के सामने पहुंचाकर उस जादूगर को हमारा दुश्मन बना दिया। हमें मजबूरन पापा डोक का ब्रेन ऑपरेशन करना पड़ा। दूसरी तरफ वो बला अपनी चालें चलती रही। टेलीपैथी जानने वाले जे मॉर्गन को हमारी कैद से आज़ाद करा लिया, गाउदी को मार डाला। अब देखा जाए तो हमारे पास टेलीपैथी जानने वाला कोई नहीं है। दूसरे हाकिम ने कहा, पापा डोक महीने 2 महीने में हमारे काम के काबिल हो सकेगा। फौज के कर्नल ने कहा, सोनिया हमें पापा डोक से भी फ़ायदा उठाने नहीं देगी। उसे ऑपरेशन के नतीजे में नई जिंदगी और नया दिमाग मिलने तक वो हमारी फौज को अपाहज बना देगी। गोल्डन ब्रेन ने कहा, मैं इसी सिलसिले में बात करने आया हूँ। दूसरे गोल्डन ब्रेन्स और हमारी खुफिया मुशावरती मजलिस का फैसला है कि हम जल्द अज जल्द अपनी शिकस्त का एतराफ़ कर लें और आइंदा पेश आने वाली तबाहियों को पेश नज़र रख कर सोनिया से समझौता कर लें। उसकी तमाम जायज़ और नाजायज़ शराइत मानकर
निहायत मोहब्बत और दोस्ती के साथ अपने मुल्क से रुखसत करते हैं। कर्नल ने कहा, यही एक रास्ता रह गया है। जब वो दुश्मन नहीं रहेगी तो हमारी फ़ौज के किसी अफसर के दिमाग में उसके आदमी नहीं आएंगे। गोल्डन ब्रेन ने कहा, हमें एक सच्चाई को तस्लीम करना चाहिए कि सोनिया के ख्याल खानी करने वाले कभी हमारे मुल्क और हमारी फ़ौज की तरफ रुख नहीं करते हैं। हम खुद ही उन्हें दुश्मन बनाते हैं, फिर खुद ही मुआफ़ी मांगते हैं। जनरल और आला हुक्काम ने एतराफ़ किया और अहद किया कि आइंदा सोनिया और बाबा साहिब के इदारे से दुश्मनी नहीं करेंगे। कर्नल ने कहा, हमें सोनिया से जल्द ही रब्ता करना चाहिए। दूसरे अफसर ने कहा, वो तो रूपोश रहती है, उससे किस तरह रब्ता होगा? गोल्डन ब्रेन ने कहा, मैं सोनिया के ख्याल खानी करने वालों से दरख्वास्त करता हूँ कि अब वो हमारे हुक्काम और अफसरान के दिमागों में खामोश न रहें। हमसे कुछ बोलें, सोनिया से हमारे एक सवाल का जवाब हासिल करें। सवाल यह है कि हमने राहिला को अगवा करके जो गलती की है, क्या मादाम सोनिया हमें उसकी तलाफी का मौका देंगी? मैंने लैला से कहा, देखो ये गोल्डन ब्रेन कितने तेज़ और कितने पुरएतमाद हैं, मुझे बोलने पर आमादा कर रहे हैं। तुम सोनिया के पास आती जाती रहो और उसे हमारे दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनाती रहो। फिर एक ने अफसर की ज़बानी कहा, मैं ब्रायन वुल्फ तुम लोगों से मुखातिब हूँ और 2 गोल्डन ब्रेन्स को सोनिया के हाथों से बच निकलने की मुबारकबाद देता हूँ। सोनिया की ज़िंदगी में ऐसे दुश्मन बहुत ही कम आए हैं जैसे कि ये 2 गोल्डन ब्रेन्स हैं। इन्होंने बड़ी जहानत से और बड़ी तेज़ी से 3 गोल्डन ब्रेन्स को रास्ते से हटाकर सोनिया की बाजी पलट दी। सोनिया ने खुश होकर दोनों को इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। ट्रांसमीटर के स्पीकर से गोल्डन ब्रेन ने कहा, मादाम बड़ी फराख दिल हैं, उनकी मुबारकबाद हमारे लिए बहुत बड़ा एहसास है। मैंने कहा, राहिला को अगवा करके और यहाँ लाकर उसे कैदी बनाकर जो हिमाकत की गई है, उसकी तलाफी का वक्त गुजर चुका है, क्योंकि अब राहिला हमारे पास है। तुम्हारे पास होती तो तुम उसे हमारे हवाले करके गलती की तलाफी कर सकते थे। अब कैसे करोगे? अब भी बहुत कुछ हो सकता है। मादाम अपनी कुछ शराइत हमसे मनवा सकती हैं। हम राहिला को खुसूसी तैयारे में पेरिस पहुंचा सकते हैं। हम टेलीपैथी जानने वाले जे मॉर्गन से भी दस्तबरदार हो सकते हैं और ये तहरीरी मुआहदा करने को तैयार हैं कि आइंदा कभी सोनिया को और बाबा साहिब के इदारे को शिकायत का मौका नहीं देंगे। मैंने हंसते हुए कहा, तुम लोग जब चाहते हो खेल शुरू कर देते हो और जब चाहते हो भारी भारी शराइत मानकर खेल ख़त्म कर देते हो। जो ज़बान के सच्चे नहीं होते वो तहरीरी मुआहदे के कभी पाबंद नहीं रहते। फिर भी मैं सोनिया से पूछता हूँ और अभी आकर इसका जवाब सुनाता हूँ। लैला यहाँ की बातें सोनिया को बताकर आई थी। मैंने कहा, तुम इनमें से किसी के भी दिमाग में रहो, मैं अभी आता हूँ। मैं सोनिया के पास आ गया। वो कहने लगी, इन तंजीम वालों से कई बार दोस्ती की और नुकसान उठाते रहे। आखिरी बड़ा नुकसान हमें शीबा की मौत की सूरत में मिला। उसके बाद वो अपनी टेलीपैथी जानने वाली एल्पा के जरिए पारस को फांसना चाहते थे। फिर पापा डोक के तिलिस्म और टेलीपैथी का सहारा मिला तो ये राहिला को उठा कर ले आए। इन कमबख्तों को जब भी कहीं से कुव्वत और बड़ी इमदाद हासिल होती है, ये हमारी तबाही के लिए दौड़ पड़ते हैं। समझौता ना करने वाले ज़िद्दी और मगरूर होते हैं। मैं मगरूर कहलाना नहीं चाहती। हम समझौता करेंगे मगर इन पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। ठीक है, मैं अपने तौर पर इनसे मामला तय करूंगा। मैं फिर उस अफसर के पास आकर उसकी ज़बान से बोला, सोनिया कहती है हमने बारहा तुमसे दोस्ती की और बारहा तुम्हारी तरफ से दुश्मनी मिली। फरहाद का पूरा ख़ानदान शीबा की मौत को नहीं भुलाएगा। गोल्डन ब्रेन ने कहा, आखिरी बार हम पर भरोसा करो। अगर अब तुम्हारे एतमाद को कभी ठेस पहुंचे तो हम बदतरीन मुजरिम की सज़ा पाने को तैयार हैं। ठीक है, हम आखिरी बार इस शर्त पर भरोसा कर सकते हैं कि तुम्हारा कोई राज हमसे छुपा ना रहे। तुम्हारी फ़ौज के आला अफसरान का फ़िलहाल कहीं तबादला ना हो और उनकी जगह योगा के माहिर अफसरान की तकर्री ना हो। ऐसा हुआ तो दोस्ती का मुआहदा टूट जाएगा और हम तुम्हारी ही फ़ौज के जूनियर अफसरों के ज़रिए योगा के माहिर अफसरान को गोली मार देंगे। मिस्टर वुल्फ, सोनिया की ये पहली शर्त किसी भी मुल्क के लिए काबिल कबूल नहीं होगी। दुनिया का हर मुल्क अपने फ़ौजी राज दूसरों से छुपाता है। हम टेलीपैथी जानने वाले हर मुल्क के फ़ौजी राज तक पहुंच जाते हैं। तुम्हारे राज भी जानते हैं। इसके बावजूद हमने कभी इस बात का चर्चा नहीं किया कि दूसरे मुल्क किस कदर फ़ौजी और माली इमदाद देते रहते हैं। मिस्टर वुल्फ, प्लीज़ सोनिया को समझाओ, हम अपनी बहरी, बर्री और फ़ज़ाई अफवाज में ज़बरदस्त तब्दीलियाँ कर रहे हैं। वो ज़बरदस्त तब्दीलियाँ ये हैं कि योगा के माहिर अफसरान लाए जाएंगे या फिर तमाम फ़ौजी मामलात और इख्तियारात गोल्डन प्रिंस के हाथों में रहेंगे, ताकि हम ख्याल खानी करने वाले तुम्हारे अफसरान के दिमागों में जाकर तुम्हारी फ़ौज को अपने तौर पर इस्तेमाल न कर सकें।
हमारा नेक मशवरा है कि अपनी अफवाज में ज़बरदस्त तब्दीलियाँ करना भूल जाओ। हम इस शर्त पर गौर करने के बाद जवाब देंगे। दूसरी शर्त क्या है? मैंने कहा, तमाम गोल्डन ब्रेन्स अपनी असली आवाज़ और लहजा मुझे सुनाएंगे और मैं वक्त ज़रूरत उनसे दिमागी रब्ता रखूँगा। गोल्डन ब्रेन्स ने फ़ौरन ही कहा, हरगिज़ नहीं, हमारे दिमागों तक कभी कोई नहीं पहुँच सकेगा। मादाम सोनिया दोस्ती ना करने वाली बातें कर रही हैं, ऐसी शराइत पेश कर रही हैं जो कभी काबिल कबूल नहीं हो सकती। क्या तुम लोग हमारे गले पर चाकू रखकर दोस्ती करना चाहते हो? क्या ये दानाई की बातें हैं? अगर ये नादानी है तो ये हमने तुम ही लोगों से सीखी है। जब तक तुम लोगों की तमाम कमजोरियां हमारे हाथों में नहीं रहेंगी तब तक हम तुम पर भरोसा नहीं करेंगे, और जहां भरोसा ना हो वहां दोस्ती नहीं हो सकती। सोनिया की दूसरी शर्त पर भी गौर किया जाएगा। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त नहीं, तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि सोनिया तुम्हारा मुल्क छोड़ने के लिए तैयार बैठी है। हमारी दो शराइत पर अमल किया जाए तो वो उसी दिन या उसी रात इस मुल्क से चली जाएगी। हमें कैसे यकीन होगा कि वो जा चुकी है? तुम्हें ये कैसे यकीन हुआ कि वो इस मुल्क में आई हुई है? तुमने ही एक बार हमें बताया था, तो मैं ही इस बार कह रहा हूं कि वो चली जाएगी। ज़रा इस पहलू पर गौर करो कि सोनिया यहाँ आई ही ना हो। जिस तरह हमने डमी सोनिया के ज़रिए पापा डोग को बेवकूफ़ बनाया था, उसी तरह हमने तुम्हें खौफजदा करने के लिए झूठ कहा है कि सोनिया यहाँ मौजूद है, जबकि उसका यहाँ रहना ज़रूरी नहीं है। वो दुनिया के किसी भी मुल्क में रहकर हमें गाइड करती है। जब चाहेगी पापा डोग को तंजीम वाले मुल्क से बाहर लाकर जहन्नुम में पहुंचा देगी। मिस्टर वुल्फ, तुम लोगों की टेलीपैथी ने हमें बेबस कर दिया है। हम झूठ और सच को समझ नहीं पाते। जब कोई बात समझ में आती है तो पता चलता है वो बात भी हमें समझ में नहीं आई। वो सब कुछ टेलीपैथी का तमाशा होता है। मैंने कहा, तुम्हारे पास भी कई टेलीपैथी जानने वाले आए, तुम लोगों ने उनसे खातिर खा काम क्यों नहीं लिया? गोल्डन ब्रेन ने कहा, हम सोचेंगे कि हमसे कहाँ कहाँ गलतियाँ होती रहीं, और हम सोचेंगे कि हमें सोनिया की शराइत पर खुद को और अपनी पूरी कौम को तुम लोगों का गुलाम बनाना चाहिए या नहीं। हम 24 घंटे बाद जवाब देंगे। मैंने सोनिया के पास आकर वो शराइत बताई जो उन्हें पेश की थीं। वो हंसते हुए बोली, तुमने उन्हें गुलाम बनाने वाली शराइत पेश की हैं, वो कभी तस्लीम नहीं करेंगे। हाँ, अब वो जल्द से जल्द ऐसे इक़दामात करेंगे कि उनकी अफवाज हमारी टेलीपैथी से महफूज रहें। वो कहने लगी, ये तो मुमकिन नहीं है कि वो अपने सैकड़ों फौजी अफसरान की जगह योगा के माहिरीन ले आएं। फिलहाल वो बुनियादी अहमियत रखने वाले अफसरान की जगह योगा के माहिरीन को लाएंगे, ताकि हम उनकी फ़ौज और उनकी गोला बारूद उन्हीं के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न कर सकें। फराद, इनकी तब्दीलियों पर नज़र रखना ज़रूरी है। मैं और लैला फ़ौज के मुख्तलिफ शोबों में बैक वक्त नहीं रह सकेंगे। जो सुल्ताना और सलमान की नींदें ख़राब करनी होंगी। जो हस्पताल में है, लैला से कहो सुल्ताना और सलमान के पास जाए, उन्हें मौजूदा हालात से आगाह करे। तुम चारों उनकी अफवाज में दूर तक पहुंच सकोगे। मैंने लैला से कहा वो सुल्ताना के पास जाए। वो घड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोली, मैंने कहा था आप ख्याल खानी करेंगे तो सोने का वक्त गुजर जाएगा और रात से सुबह हो जाएगी। मैंने हसरत से उसे देखा। सोने वाली मौजूद थी, लेकिन सोने का वक्त गुजर चुका था और पता नहीं कितना वक्त गुजरने वाला था। हम फिर ख्याल खानी में मसरूफ़ हो गए। सोनिया सानी और अली तैमूर ने तैयारे से बाहर आकर देखा। वो लाहौर पहुंच गए थे। अली ने कहा, मैं अपने पापा के हवाले से पाकिस्तानी हूँ। मैं बयान नहीं कर सकता कि अपने वतन को देखकर कितनी खुशी हो रही है। सानी ने मुस्कुरा कर कहा, अभी तो तुमने इस धरती पर कदम रखा है, अपने वतन को देखा कहाँ है? बस कदम रखना ही काफ़ी है। माँ की गोद में पहुंचकर माँ और ममता का पूरा तारुफ हासिल हो जाता है। बच्चा माँ को उसके दूध और उसकी खुशबू से पहचानता है, वरना माँ के वजूद को तो समझदार होने के बाद समझता है। वो दोनों बातें करते हुए गेस्ट हॉल में आए। अली ने कहा, पापा की हमशीरा यानी हमारी शाहीना फुप्पी आई हैं। वो देखो, कड़े हुए कुर्ते और शलवार में है, सर पर दुपट्टा है। सानी फौरन अपने सर पर दुपट्टा रखने लगी। वो भी पेरिस से पाकिस्तानी लिबास पहनकर आई थी। उसके पापा सलमान वास्ती ने समझाया था कि पाकिस्तान में औरतें मुख्तसर लिबास नहीं पहनती, इसे बेहयाई समझती हैं, लिहाजा सोनिया सानी को मगरबी लिबास में नहीं जाना चाहिए। सलमान ने एक हफ्ता पहले शाहीना से फ़ोन पर बात की थी और कहा था, तुम्हारे मरूम भाई फरहाद का एक बेटा अली तैमूर आ रहा है, उसके साथ मेरी बेटी सानिया वास्ती उर्फ सोनिया सानी होगी। ये दोनों इस्लामाबाद से तिब्बत जाने वाले हैं। शाहीना ने बेइंतहा खुशी का इजहार किया था। फिर पूछा था, मैं अपने भतीजे को कैसे पहचानूंगी और वो कब और किस फ्लाइट से आ रहा है? सलमान ने कहा था,
मैं टेलीपैथी के ज़रिए आपके पास आता रहूँगा। उसके लाहौर पहुँचने का सही वक्त और फ्लाइट नंबर वगैरह बताऊँगा। सलमान अब यही कर रहा था। उसने एयरपोर्ट पर शाहीना को बताया कि अली सफ़ेद सूट और सुर्ख नेकटाई में है। सानिया ने सब्ज़ रंग का शलवार सूट पहना है। फिर अली को बताया, तुम्हारी फुप्पी गुलाबी रंग के कढ़ाई किए हुए शलवार कुर्ते में हैं। वो अपने जवान बेटे और बेटियों के साथ तुम्हें देख रही हैं। इसी तरह उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया। शाहीना अली को दूर से देखते ही रोने लगी। सलमान ने कहा, बेटे तुम्हारी पुप्पी फरहाद भाई को मरहूम समझकर रो रही हैं, इन्हें मोहब्बत दो। अली ने करीब पहुंचकर पुप्पी को दोनों बाजुओं में समेट लिया। फिर कहा, आप आंसू पोंछ लें और ये बताएं मैं अपने पापा जैसा हूं या नहीं। आपको मुझ में अपना भाई नजर आ रहा है? वो आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल भाईजान की तरह हो। मेरे दूसरे बेटे पारस को क्यों नहीं लाए? पुप्पी जान दुआ करें वो इधर न आए। शाहीना ने ताज्जुब से पूछा, क्यों, ऐसी क्या बात है? उसके साथ कोई ना कोई नागन और ख़तरनाक सांपों का जहर होता है। शाहीना की बड़ी बेटी ने पूछा, क्या वो सपेरा बन गया है? शाहीना ने अपनी 2 बेटियों और 1 बेटे का तारुफ कराया। सोनिया सानी से भी तारुफ हुआ। अली ने कहा, वो सपेरा नहीं है, लेकिन किसी भी सांप का जहर उस पर असर नहीं करता है। शाहीना ने फ़ख्र से कहा, मेरे भाई के बेटे मामूली नहीं हो सकते, गैर मामूली ही रहेंगे। शाहीना के बेटे अदनान ने पूछा, अली, तुम में कौन सी गैर मामूली बात है? वो मुस्कुराकर बोला, इससे ज़्यादा गैर मामूली बात और क्या होगी कि मैं फरहाद अली तैमूर का बेटा हूँ। वो सब हंसते हुए वहाँ से पार्किंग एरिया में आ गए। फिर एक पचीरों में बैठकर गुलबर्ग की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में शाहीना ने कहा, मिस्टर सलमान ने बताया है कि तुम सिर्फ 1 दिन के लिए आए हो और कल सुबह चले जाओगे। ये तो कोई बात ना हुई। क्या तुम मेरे बेटे नहीं मेहमान बनकर आए हो? मैं सिर्फ बेटा बनकर आया हूँ, लेकिन हमारे साथ कुछ मजबूरियाँ हैं। कल सुबह इस्लामाबाद में, फिर वहाँ से फ़ौरन ही तिब्बत शहर लासा पहुँचना ज़रूरी है। अदनान ने कहा, जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान से कोई तैयारा तिब्बत नहीं जाता। क्या आप खुश्की के रास्ते कराकरम की पहाड़ियाँ अबूर करेंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। आज रात हमारे लिए फ्रांस से एक चार्टर्ड तैयारा यहाँ आएगा। शाहीना की बड़ी बेटी ने हैरानी से कहा, अम्मी बता रही थी कि आप लोग दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी रुकावट के बगैर चले जाते हैं और वहाँ अपनी ज़रूरियात की हर चीज़ हासिल भी कर लेते हैं। आप लोगों की नज़रों में डॉलर्स और पाउंड्स की कोई अहमियत नहीं है। पारस की नज़रों में डॉलर्स और पाउंड्स की अहमियत नहीं है, क्योंकि उसकी शरीक हयात जो टेलीपैथी जानती है। हमारी जेब में करेंसी रहती है। अलबत्ता ये दुरुस्त है कि हमें वक्त ज़रूरत तैयारे, हेलीकॉप्टर, पासपोर्ट और बड़ी बड़ी रकमें मिल जाती हैं। उन्होंने कोठी में पहुंचकर दोपहर का खाना खाया। फिर शाहीना उन्हें लाहौर की सैर कराने निकली। सानी और अली शालामार बाग और दीगर इमारतें देखकर खुश हो रहे थे, क्योंकि वो इमारतें और वहाँ के बागात मगरबी तर्ज तामीर से मुख्तलिफ और अनोखे थे। वहाँ के दही भल्ले और मुर्ग छोले उनके लिए बिल्कुल नए थे। सोनिया सानी चटखारे ले लेकर खाती रही और कहती रही कि वो ऐसी डिशों के लिए एक बार फिर लाहौर आएगी। अदनान ने कहा, तुमने तो सिर्फ लाहौर ही देखा है, एक बार पेशावर जाकर वहाँ की स्पेशल डिशें खाओगी तो उंगलियां चाटती हुई पेरिस जाओगी। वो आधी रात तक खूब तफरी करते रहे। घर वापस आते वक्त अली ने सानी से कहा, पहली बार इतनी आज़ादी से घूमना नसीब हुआ है, वरना बाबा साहिब के दायरे से निकलते ही दुश्मन पीछे पड़ जाते थे। सानी ने कहा, हम अपने दुश्मन मगरबी ममालिक में छोड़ आए हैं। सुपर मास्टर, मास्कमैन और तंजीम वाले नहीं जानते हैं कि हम तिब्बत के मुसाफिर हैं।